हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ डीएलएड अभ्यासक्रम मॉड्यूल के द्वितीय वर्ष यानी कि एसवाई के कोर्स नंबर 5 ब के साथ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी का 5वां चैप्टर जिसका नाम है हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं साहित्यकार। आज हम पहुंचे हैं हिंदी साहित्यकारों के जीवन एवं कवन का परिचय में। सबसे पहला वीडियो हमने बनाया था वो है तुलसीदास जी के ऊपर, दूसरा बनाया था मैथिली शरण गुप्त जी के ऊपर और आज हम तीसरा यानी कि प्रेमचंद जी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं सीखना। चलिए, प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को युग प्रवर्तक, कथाकार एवं उपन्यास सम्राट माना जाता है। देखिए, उनको उपन्यास सम्राट भी माना जाता है और युग प्रवर्तक, कथाकार भी माना जाता है। हमें यहाँ से एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार कि प्रेमचंद को क्या माना जाता है, किसका सम्राट माना जाता है, तो वहां पे आएगा उपन्यास का सम्राट। ये हमें टाट में भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि प्रेमचंद ही वह प्रथम कथाकार हैं जिसने कथा साहित्य को जन जीवन के यथार्थ धरातल पर ला खड़ा किया। प्रेमचंद ने अपने देश में एक महान साहित्यकार परंपरा को जन्म दिया। महाकवि तुलसीदास जी के बाद वे हमारे सबसे अधिक सचेतन, सबसे अधिक प्राणवान, सबसे अधिक सशक्त और सबसे अधिक लोकप्रिय कथाकार हैं। देखिए, हम लोग ने तुलसीदास जी के ऊपर तो वीडियो बना ही लिया है। वहाँ पे हम लोग ने सीखा था कि वे बड़े ही महान साहित्यकार थे और यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि तुलसीदास जी के बाद सबसे अधिक चेतनवान, सबसे अधिक प्राणवान और सबसे अधिक सशक्त व सबसे अधिक लोकप्रिय जो कोई कथाकार है तो वह है प्रेमचंद जी। आइए देखते हैं उनका जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म काशी के निकट एक छोटे से गांव लम्ही में हुआ था। संवत 1937 सॉरी बट 1937 यानी कि ईस्वी सन इसका होता है 1880। श्रवणवदी दशम को हुआ था। यानी कि देखिए, उनका जो जन्म है वह काशी के नजदीक लम्ही नामक एक छोटा सा गांव है, उसमें उनका ईस्वी सन 1880 में श्रवणवदी दशम के दिन हुआ था। जन्म के बाद वे धनपत राय कहलाए थे। उनका नाम देखिए क्या है, धनपत राय। आर्थिक दृष्टि से निम्न कास्थीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता अजायब राय डाक खाने में क्लार्क थे। क्या थे? डाक खाने में क्लार्क। माता आरंभ से ही बीमार थी। प्रेमचंद जब 7 वर्ष की आयु थी तब ही माता का ममता भरा आंचल उनके सिर से हट गया। घर में दूसरी माँ आई, किंतु उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। देखिए, 7 वर्ष की आयु जब प्रेमचंद जी की थी तभी उनकी माँ का निधन हो गया और घर में दूसरी माँ आई, यानी कि उसके पापा ने दूसरी शादी की और जो नई माँ थी उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। 15 वर्ष की आयु में उनकी शादी कराई दी गई। देखिए, 15 वर्ष की आयु में तो उनकी शादी भी कर दी गई। इसके 1 वर्ष पश्चात ही पिताजी का भी देहांत हो गया। यानी कि जब वे 16 साल की उम्र के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। घर में जो कुछ था वह सब पिता की बीमारी में स्वाहा हो गया। यह आयु बालकों के खेलने खाने की होती है, परंतु प्रेमचंद जी को गृहस्थी की चिंता करनी पड़ी। आगे है कि प्रेमचंद गांव में रहते थे। ट्यूशन कर घर खर्च चलाते थे। देखिए, ट्यूशन वे कराते थे और उनसे ही उनका घर चलता था। काशी उनके गांव से 5 मील दूर था। देखिए, काशी जो है वह उनके गांव यानी कि उनका गांव कौन सा था, हमने यहाँ पे ही पढ़ा है कि उनका गांव का नाम है लम्ही। ठीक है, तो लम्ही से जो काशी का अंतर है वह 5 मील है। वह प्रतिदिन पढ़ने जाते थे। बड़ी कठिनाइयों के साथ उन्होंने अध्ययन जारी रखा। शहर में रहकर 5 रुपए का ट्यूशन करते। जहाँ पढ़ाते वहीं अस्तबल के ऊपर कच्ची कोठरी में रहते। देखिए, जहाँ पे वह पढ़ाते थे यानी कि ट्यूशन करवाते थे वहीं पर वह अस्तबल था, वहाँ पर वह कच्ची कोठरी में ऊपर रहते भी थे। स्वयं ही भोजन बनाते, बर्तन धोते, कमरा साफ करते और अपना अध्ययन भी करते।
पाठ्य पुस्तकों के साथ उपन्यास कहानी पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। आगे है कि 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने, देखिए यहाँ पे यह महत्वपूर्ण लाइन है कि 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने उर्दू का तिलिस्म ए होशरुबा तिलिस्म ए होशरुबा पूरा पढ़ लिया था। 13 वर्ष की उम्र में ही पढ़ने की लालसा उनके मन में बहुत थी, किंतु साधन न होने से विवश थे। अंत में 18 रुपए मासिक पर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। देखिए 18 रुपए, यानी कि उन दिनों कितना ये बड़ा लगता था। 18 रुपए बहुत ज्यादा लगता था। और आज के दिनों में 18 रुपए, यानी 18 रुपए में तो कुछ नहीं आता है। सही बात है ना। 100 रुपए में भी अगर हम लोग एक बार बाजार जाए तो भी 1000 तो हम लोग को चाहिए। कम से कम 1000 रुपए लेके ही हम लोग बाहर निकलते हैं। सही बात है ना। तो तभी उनकी जो कमाई थी वह मासिक 1 महीने की स्कूल में अध्यापक के रूप में 18 रुपए थे। आप सोचिए तो सही कितना बड़ा अंतर आज के ज़माने में हो गया है। आगे बढ़ते हैं कि अपने अध्यापन काल में वे छात्रों के प्रिय अध्यापक बने। मनमौजी आदमी थे। इस बीच उन्होंने बीए कर लिया। आगे बढ़ते हैं कि इस बीच देश में असहयोग आंदोलन की आंधी उठी। चेतनशील प्रेमचंद कैसे दूर रह सकते थे। सरकारी नौकरी को ठुकराकर वे भी स्वाधीनता संग्राम के सेनानी बन गए। देखिए यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था देश में, उन्होंने उसमें भाग लिया और सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और स्वाधीनता के संग्राम के सेनानी बन गए। इस बीच अपने सोजे वतन शीर्षक अपना प्रथम कहानी संकलन निकला, किंतु अंग्रेज शासन की आंखों में इतना खटका कि इनकी 500 प्रतियां अग्निदेव को समर्पित कर दी गई। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी शासन तब हम लोग के ऊपर चल रहा था, हमारे देश के ऊपर। तभी उन्होंने जो सोजे वतन नामक शीर्षक किया, प्रथम उनका जो यह कहानी संग्रह है वह प्रकाशित किया। और यह अंग्रेज शासन को इतना खटका कि बात ही मत पूछो। और इनकी जो 500 प्रतियां थी वह उन्होंने अग्निदेव को समर्पित कर दी। कितना, मतलब ये लोग कितने निर्दय थे। सोचो तो सही, 500 प्रतियां उनको छपवाने या उनको लिखने की कितनी मेहनत पड़ी होगी, और उनको सबको अग्नि में समर्पित कर दिया। भगवान भगवान। आगे बढ़ते हैं कि प्रेमचंद तब नवाब राय के नाम उर्दू में भी लिखते थे। देखिए जब यह असहयोग आंदोलन चल रहा था तब वे उर्दू में भी लिखते थे। उनका जो उपनाम था तब वह था नवाब राय के नाम से भी उर्दू में वे लिखते थे। आगे बढ़ते हैं कि दया नारायण निगम नामक एक उर्दू लेखक ने और जमाना के संपादक ने उनको प्रेमचंद नाम दिया। बाद में वही वास्तविक नाम बन गया। यहाँ पे देखिए कि जब उनका जन्म हुआ था, जब वे गांव में रहते थे, जब उनका नाम धनपत राय था, वही नाम से उन्होंने कविता विधा सब कुछ लिखना शुरू किया था। बाद में जब बड़े हो गए और उनका विस्तार है वो बढ़ता गया, तभी दया नारायण नामक निगम नामक एक उर्दू लेखक है, ठीक है, जिसका नाम क्या था, दया नारायण निगम। उन्होंने और जमाना के संपादक ने मिलकर उन्हें प्रेमचंद नाम दिया और वही वास्तविक नाम हो गया। और अभी हम लोग प्रेमचंद जी को यही नाम से जानते भी हैं। आगे है कि नौकरी छोड़ उन्होंने साहित्य सेवा तथा देश सेवा का मार्ग अपनाया, किंतु आर्थिक संकटों ने उन्हें फिर नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। देखिए कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में वे प्रधानाध्यापक रहे हैं, किंतु इन दिनों पदों पर उनकी पहरी नहीं बैठी। उन्होंने मर्यादा तथा माधुरी पत्रिका का संपादन किया। बाद में बनारस में अपने प्रेस खोले तथा हंस और जागरण पत्रिकाएं निकाली। देखिए बाद में उन्होंने क्या किया, मर्यादा और माधुरी पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, पहले देखते हैं कि संपादन किया, उसके बाद में उन्होंने बनारस में अपना ही एक प्रेस खोला और उसमें से उन्होंने हंस और जागरण नामक पत्रिकाएं निकाली।
फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कानपुर में मारवाड़ी विद्यालय में वे प्रधानाध्यापक बने और वहाँ पर उनको कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा और उन्हीं दौरान उन्होंने मर्यादा और माधुरी नामक जो पत्रिकाएं हैं उनका संपादन किया। बाद में बनारस में उन्होंने अपना खुद का प्रेस खोला और वहाँ से उन्होंने हंस और जागरण नामक पत्रिकाएं निकाली। बम्बई में फिल्म उद्योग ने उन्हें निमंत्रित किया, किंतु स्वास्थ्य ने साथ न दिया और वापस बनारस चले आए। देखिए, मुंबई में जो हमारा फिल्म उद्योग है, फिल्म सिटी है, वहाँ से उनको निमंत्रण आया, वे गए भी वहाँ पे, किंतु उनकी जो हेल्थ है उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। हेल्थ के यानी कि स्वास्थ्य अच्छा न रहने के कारण वे वापस बनारस चले आए। यही 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी सन को प्रातःकाल की बेला में अपने युग का महान साहित्यकार हमारे बीच से उठ गए। देखिए, 8 अक्टूबर 1936 को उनका जो है वह स्वर्गवास हो गए। आगे है कि प्रेमचंद का जीवन आदि से अंत तक अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों की लंबी दास्तान है। यानी कि उनके जीवन में बड़ी ही कठिनाइयाँ आई थी, बहुत ही सारा अभाव था और संघर्षों की तो बात ही मत पूछो। आगे है कि आर्थिक विषमता से पीड़ित मध्यम वर्गीय समाज की करुणा भरे चित्र निरंतर उनकी आंखों में तैरते रहे। मानव जीवन के बाहरी और भीतरी रूप को उन्होंने बहुत निकट से देखा, परखा और अपने समस्त साहित्य में सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसे सहारा। उनके जीवन का हलाहल उनके साहित्य का अमृत बन गया। आत्मा सम्मान की तेजस्विता ने जिसके व्यक्तित्व, जिसके विचार से बड़े ऊर्जस्वी बना दिया। जैनेन्द्र कुमार जब प्रेमचंद जी से प्रथम बार मिलने गए, तब उन्होंने जिस प्रेमचंद को देखा, उनकी बड़ी घनी मूंछें थी, 5 रुपए वाली लाल इमली चादर ओढ़े थे, जो काफी पुरानी और चिकनी थी। बालों ने आगे आकर माथे को कुछ ढक-सा लिया था और माथा छोटा मालूम होता था। जिस जरूरत से ज्यादा छोटे प्रतीत होते थे। सिर जरूरत से ज्यादा छोटा प्रतीत हुआ। मामूली धोती पहने हुए थे, आंखों में खुमारी भी थी। जान लिया कि प्रेमचंद यही है। प्रेमचंद विनय और सादगी की मूर्ति भीतर और बाहर, मन और वचन, कर्म और सिद्धांत सबसे अभिन्न, कहीं आडंबर नहीं, कहीं कोई बड़प्पन भी नहीं, जिससे मिलकर बिल्कुल सगे की तरह, चाहे बड़ा हो या छोटा, सरल होते हुए भी वे अपने और अपने समाज के जीवन की जटिलताओं से परिचित थे। निर्धनता को वे वरदान समझते थे। तो यहाँ पर हम लोग ने जो है वह प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देखा। फिर से एक बार फटाफट से रिपीट कर लेते हैं उनके कीवर्ड्स क्या क्या है। शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ने देखा कि उनका जन्म है वह काशी के निकट एक लम्ही नामक गांव है, वहाँ पे हुआ था और ईस्वी सन 1880 में उनका जन्म हुआ था और संवत कहे तो 1937 में हुआ था। उनका नाम धनपत राय रखा गया था और वह कास्थ्य परिवार यानी कि थोड़ा गरीब और निम्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय था, जो डाक खाने में क्लार्क थे। और उनकी माता है वह प्रारंभ से ही बीमार थी। 7 वर्ष की आयु में उनकी माता का निधन हो गया और दूसरी माँ आई घर में, लेकिन उनका व्यवहार काफी तक अच्छा नहीं था। 15 साल की आयु में उनकी शादी करा दी गई और शादी के 1 वर्ष पश्चात ही उनके पिता का देहांत हो गया। आगे है कि जब यह जो साल है 15-16 साल की उम्र में बच्चे हैं वो सारे खेलते कूदते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रेमचंद जी का जीवन है उनके जीवन में गृहस्थी की चिंता करनी पड़ी थी। वे गांव में रहते थे और ट्यूशन करके घर खर्च चलाते थे। उनके गांव से काशी है वह 5 मील दूर था। वे प्रतिदिन जाते और पढ़ते थे। कई कठिनाइयों के साथ उन्होंने अपना जो अध्ययन है वह जारी रखा।
₹5 में वह ट्यूशन जो शहर है में काशी है वहाँ पे करवाने जाते थे और जहाँ पे वे ट्यूशन कराते थे वहीं पर अस्तबल में ऊपर छोटी सी कोठरी थी, वहाँ पे वह रहते थे। वहाँ पे ही वह स्वयं अपना भोजन बनाते, कपड़े धोते और कमरा साफ करते और अपना अध्ययन भी करते थे। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने उर्दू का तिलिस्म-ए-होशरुबा पूरा पढ़ लिया था। ₹18 के मासिक पर वे एक स्कूल में अध्यापक बने और वहाँ पर वे बच्चों के प्रिय अध्यापक भी थे और इन्हीं बीच उन्होंने बीए अपना कर लिया था। आगे है कि देश में उसी समय कुछ असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ और प्रेमचंद जी ने सरकारी नौकरी को ठुकराकर उसमें भाग भी लिया और अपनी जो सौजे वतन नामक शीर्षक एक कविता का प्रथम कहानी संकलन उन्होंने निकाला, जो अंग्रेज शासन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उनकी आंखों में इतना खटका कि उनकी जो 500 प्रतियां थी वह अग्निदेव को समर्पित कर दी गई और वहीं पर वह उर्दू में भी लिखते थे नायब राय के नाम से। दया नारायण निगम नामक एक उर्दू लेखक है। दया नारायण निगम नामक एक उर्दू लेखक और जमाना के संपादक ने उनको प्रेमचंद नाम दिया और इसी नाम से वह मशहूर भी हुए। आगे है कि नौकरी पहले तो छोड़ दी थी लेकिन कुछ आर्थिक संकटों के कारण उनको फिर से नौकरी शुरू करनी पड़ी और कानपुर के मारवाड़ी जो विद्यालय है वहाँ के वे प्रधानाध्यापक बने और उनको यह जो नौकरी है वह कुछ ज़्यादा बैठी नहीं दिमाग पे और उन्होंने मर्यादा माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया और साथ ही में बनारस में उन्होंने अपना प्रेस भी खोला, जहाँ से उन्होंने हंस और जागरण पत्रिकाएं निकाली। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया और वे स्वर्गवासी बन गए। आगे जब प्रेमचंद जी का जीवन है वह बड़ी अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों से निकला था, ऐसा कुछ यहाँ पे कहा गया है और जो यह जैनेन्द्र कुमार जी है वह जब प्रेमचंद जी को पहली बार मिलने गए थे तब उनका जो दिखाव यानी कि वो कैसे लगते थे उस समय उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। और वह बड़े ही उनका स्वभाव था, वह बड़ा ही सरल और आडंबर रहित था, कोई भी बड़प्पन उनमें दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल सगे की तरह। जब हम उनसे बात करते तो हमें लगता कि बिल्कुल वह हमारे सगे ही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी को ऐसा ही लगता था। तो यह था हमारे प्रेमचंद जी का जीवन का परिचय। आगे देखते हैं कवन। अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से भी अनुवाद किया, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की भी रचनाएं की। प्रेमा, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र अपूर्ण है वह प्रेमचंद के उपन्यास हैं। मानसरोवर 8 भागों में उनका लगभग 300 कहानियों का संग्रह है। देखिए ये जो मानसरोवर है वह 8 भाग में 300 कहानियों का संग्रहित है। कहानियों का वहाँ पे 300 कहानियां संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला संग्राम प्रेमचंद जी के नाटक हैं। कौन कौन से? प्रेम की वेदी और करबला प्रेमचंद जी के नाटक है। सुखदास, सृष्टि का आरंभ, किसाने आजाद, अहंकार, हड़ताल, चांदनी की डिबिया न्याय अनुवादित कृतियां हैं। कुछ विचार, कलम, तलवार और त्याग प्रेमचंद जी के निबंध हैं। मनमोदक, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियां, टालस्टॉय की कहानियां, दुर्गादास, राम चाचा, और वह सब बाल उपयोगी साहित्य हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रेमचंद एक समर्थ कथाकार थे। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार थे। उन्होंने भारतीय जीवन का यथार्थ तथ्य चित्रण किया है।
भारतीय ग्रामीण जीवन के आरोह अवरोह मुहावरेदार भाषा में अभिव्यक्ति करने में वे अद्वितीय थे। हमारे देश से बाहर विदेशों में प्रेमचंद की रचनाएं बड़े आदर व सम्मान के साथ पढ़ी जाती हैं। रूस, हंगेरी और ब्रिटेन में भी उनकी रचनाएं उतनी ही लोकप्रिय है जितनी भारत में। इस प्रकार प्रेमचंद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाकर भारतीय साहित्य का गौरव बढ़ाया है। ऐसे महान साहित्यकार को शत शत वंदन। फिर से देख लेते हैं कि कवन में हमने क्या देखा। सबसे पहले तो हम लोग ने देखा कि उनके कई उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे हैं उन्होंने, कई भाषाओं में अनुवाद भी किया है, निबंध भी लिखे हैं और बालोपयोगी साहित्य की भी रचनाएं की हैं। यहाँ पर जो मानसरोवर नामक उनका एक कहानियों का संग्रह है जिसमें 300 कहानियां हैं और 8 भाग में वे विभाजित हैं। बाद में उनकी अनुवादित कृतियां, निबंध, फिर बालोपयोगी साहित्य, फिर कहानियों का संग्रह, वह सबके नाम दिए गए हैं। और बाद में कहा है कि जो यह हमारे प्रेमचंद जी है वह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार। फिर से कहती हूँ कि प्रेमचंद जी है वह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार के हम शब्द एग्जाम में लिखने के दौरान यूज करते हैं, तो ऐसा लगता है सामने वाले को रीड करने के कि नहीं, ये जो छात्र है या फिर ये जो तालीमार्थी हैं उनको कुछ आता तो ज़रूर है, यह पढ़ाई करके यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं, ऐसा लगता है। इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार हैं। उन्होंने भारतीय जीवन का यथातथ्य चित्रण भी किया है। आरोह अवरोह मुहावरेदार भाषाओं से उन्होंने अभिव्यक्ति भी की है और इनकी जो रचनाएं हैं वह विदेश में भी बहुत ही लोकप्रिय है, खास करके रूस, हंगेरी और ब्रिटेन में। तो प्रेमचंद जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा ही गौरव बढ़ाया है भारतीय साहित्यकार का, और ऐसे महान साहित्यकार को शत शत वंदन। तो मैं यहाँ पे आप लोग से इतनी आशा रखती हूँ कि आप लोग को जो यह हमने प्रेमचंद जी हिंदी साहित्यकारों में से एक और उनका जीवन एवं कवन का परिचय प्राप्त किया, तो मैं समझती हूँ कि आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। और मैं ऐसा आग्रह रखती हूँ, देखिए ये मेरी स्टाइल है और मुझे इस तरह से याद रहता है कि एक बार मैंने ये वीडियो सुन लिया, क्योंकि मैं पढ़ने से तो बिल्कुल ही दूर भागती हूँ। आपको मैं कहती हूँ, शायद आपको सच्चा भी ना लगे, लेकिन मैं पढ़ती हूँ ना, जब भी मेरी एग्ज़ाम्स आती है तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती, मेरी मम्मी पढ़ती है या फिर मेरी कोई और फ्रेंड पढ़ती है, उनको मैं सुन के ही हमेशा से एग्ज़ाम देती आ रही हूँ। चाहे वो मेरी 10th की एग्ज़ाम हो या 12th की एग्ज़ाम हो या कॉलेज की एग्ज़ाम्स हो। जब मैं हॉस्टल में थी वहाँ पे भी मेरी कई सारी ऐसी फ्रेंड्स थी जो पढ़ती थी और मैं सुनती थी और एग्ज़ाम्स में पास होती थी। बस तो यही मेरा फंडा है कि पहले मेरे को ना पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं रीडिंग की बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ। हाँ, अगर कुछ मुझे अच्छा लगे तो मैं रीड भी कर लेती हूँ, लेकिन बहुत कम, इतना ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का जो है वो ज़ोर ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि शायद आपको भी मेरी जैसे ही अच्छा लगता हो कि पढ़ने का शौक ना हो, लेकिन अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं, तो ये वीडियो चला दिया, जैसे स्कूटर में कहीं जा रहे हैं तो वीडियो चला दिया, 1-2 बार ये वीडियो आप लोग सुन लोगे ना, तो एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो सारे के सारे बना रही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग को ये जो है प्रेमचंद जी का जीवन कवन एवं जीवन कवन का परिचय है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच।